जय हिंद। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को स्टार्ट किया था संवैधानिक विकास से, जिसमें मैंने संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक करा के ब्रेक कर दिया था। ज़रा उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला हमारा एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 1861, बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या नया था इसमें, और उसके बाद फिर हम इसको डिक्टेट करने के बाद, इसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर क्वेश्चन छटवा देंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ध्यान दीजिए, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों के साथ सहयोग की नीति, कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसोसिएशन, और उदार निरंकुशता की नीति, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। मीन्स मिला जुला के आप यूं समझो कि भारतीयों के साथ सहयोग की नीति को फॉलो किया गया, करने का प्रयास किया गया, और जिसके तहत भारतीयों को पहली बार शासन प्रशासन में भागीदार बनाने का आश्वासन दिया गया या उनको प्रयास किया गया। बात समझ में आई? जब पूछेगा पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास या आश्वासन किस अधिनियम के द्वारा, तो 1861 भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। फिर बात आती है जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नर जनरल 1858 के बाद वायसराय बना दिया गया। जब 1773 से मैंने चालू किया था तो बताया था बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासन मंडल गठन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल 4 मेंबर की नियुक्ति की गई थी। 1784 मेंबर घटा के 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में जो कार्यकारिणी परिषद काउंसिल मेंबर के सदस्यों को 4 से घटा के 3 कर दिया गया था। फिर 1833 चार्टर अधिनियम में 3 से 4 कर दिया गया था। मैंने बताया था कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर इसके बाद जब 1861 में पहुंचते हैं तो उस मेंबर को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 4 से बढ़ा के 5 कर दिया गया। जो 5वां मेंबर शामिल किया गया वो एक लॉ एक्सपर्ट के रूप में शामिल किया, विधि वेत्ता लॉ एक्सपर्ट के रूप में शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन वो ये है कि 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली या विभागों का बंटवारा किया गया। देसी भाषा में बताएं तो मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम। इस प्रणाली में क्या किया गया, उसमें वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि अलग अलग विभागों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा। वो व्यक्ति उस विभाग के प्रशासन शासन के लिए जवाबदेह था, उत्तरदायी होता था। जरा ध्यान दीजिए, आज क्या है मंत्रिमंडल में क्या होता भाई, जैसे मोदी सरकार है या अपने यूपी में योगी सरकार है, मंत्रिमंडल के मुखिया तो राज्य में सीएम होता है, केंद्र पे हम पीएम होता है। हम स्पेशली एक ले लेते हैं, हम केंद्र की बात कर लेते हैं। मोदी जी हैं, कैबिनेट के मुखिया हैं। उन्होंने क्या किया, रक्षा विभाग राजनाथ सिंह जी को दे रखा है, नितिन गडकरी जी को अपना परिवहन वगैरह दे रखा है, अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दे रखा है, निर्मला सीतारमन जी को वित्त मंत्रालय दे रखा है। तो क्या है कि ये अपने अपने विभाग के मुखिया हैं, इनकी जवाबदेही बनती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक बार टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कि टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो अलग चीजें हैं। तो ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल में क्या होता है कि एक विभाग, उसका एक मुखिया जो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंपे, जो उस विभाग के शासन या प्रशासन के लिए जवाबदेह होता था। एक तरह से देखा जाए तो भारत में कैबिनेट सिस्टम में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी 1861 से, 1861 से। पहले 2 क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट।
या भारत में किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, स्टार्टिंग हुई, तो भी यही अधिनियम है। अब जरा आते हैं, इसमें काम और किया गया। अभी तक जो 1833 से लेके अभी तक जो भी था, भारत के शासन के लिए भारत के लिए जो कानून या विधि बनाने की जिम्मेवारी थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी, वायसराय के पास होती थी। अब ये जिम्मेदारी भारत परिषद या काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंप दी गई, जो कि लंदन में थी। उसको बोला गया कि अब आप कानून बनाइए, भारत के लिए अब आप कानून बनाइए। तो की बात समझ में आ गई। इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही आपका है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, या भारत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। तो ये दोनों का आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये था आपका 1861 भारत परिषद अधिनियम। और जरा थोड़ा बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, कंपनी 1873 का अधिनियम था जिसमें कहा गया था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई। और इसको पूरी तरह जो फॉर्मेलिटी है इसको समाप्त करने की 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भारत से समाप्त घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन पहला बनता है यहां से 1873 से कि किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई या कहा गया कि कंपनी को किसी भी दिन किसी भी समय समाप्त घोषित किया जा सकता है। और या ये पूछेगा आपसे तो अधिनियम 1873, या बोले कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कब की गई, फॉर्मेलिटी कब की गई, तो 1 जनवरी 1874। और एक पॉइंट और जा समझ लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की क्वीन या महारानी या सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एक मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, वो हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी या महारानी घोषित किया गया। तो अधिनियम हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिखे दे रहा हूं, हमारा अधिनियम है वो शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, और वो घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को। अधिनियम आपका ये है और डेट ये है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, क्वीन या सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो पहला आपको 3 चीजें समेटा यहां पे आपका 1861 का इतना यहां तक था, 1873 का ये काम है, और 1876 शाही उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, और डेट थी वो 28 अप्रैल 1876। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, एक टॉपिक और निपटा लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार। ध्यान दीजिएगा, इस कानून को बनाया था भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने।
लिहाजा इसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, बात समझ में आ गई। इसको तैयार किया था भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर तैयार किया था। अब देखो इसमें मेन चीजें क्या हैं। ये वो दौर था, आपको पढ़ा होगा, अपने इतिहास से पढ़ेंगे आप देखेंगे, 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1919 का जो दौर इतिहास में कहलाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी युग कहलाता है। तो ये वो दौर था जब उग्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित हो रही थी। राष्ट्रीय उग्रवाद, स्पेशली इसको राष्ट्रीय उग्रवाद कह सकते हो, क्या क्रांतिकारी उग्रवाद कह सकते हो, ये भावना लोगों के अंदर विकसित हो रही थी, देश प्रेम की भावना विकसित हो रही थी। तो इनके पास इन्होंने एक नीति अपनाया कि भारतीय लोगों को सांप्रदायिकता के नाम पर भड़का दो, ये बिखर जाएंगे और इनकी जो क्रांतिकारी उग्रवाद अपने आप डाउन हो जाएगा। तो पहला देखो यहाँ पे क्या है, कहा जाता है कि भारतीयों में बढ़ रहे उग्रवाद या क्रांति राष्ट्रवाद की भावना को सांप्रदायिकता भड़काकर समाप्त करने का प्रयास था इनका, इसको लाने का उद्देश्य जो था। और दूसरा कहता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, ये जो अधिनियम लाया गया किस कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह था सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया और महीना था फरवरी 1909। इसमें किया क्या गया, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है जो प्रांतीय चुनाव होने थे उसमें व्यावसायिक और सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाया गया। यूं कह लो, इसका निचोड़ निकल के यहां पर यह आता है कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब जरा देखिए, किसी एक कम्युनिटी को अगर आप स्पेशल सुविधाएं दोगे, दूसरा कम्युनिटी अपने आप चिल्लाएगा, एक तो प्रैक्टिकल बात है। तो क्वेश्चन यहां से एक चीज और बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक विभाजन करने का प्रयास किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक विभाजन का प्रयास की जो उनकी चाल थी, पहली बार 1909 मार्ले मिंटो सुधार या 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। और हाँ, इसमें एक काम जरूर किया गया जो सबसे अच्छा काम हुआ था। कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को शासन प्रशासन में शामिल किया गया और इसी क्रम में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद जो कि लंदन में था में एज ए मेंबर भेजा गया, सदस्य के रूप में भेजा गया। और जो भारत का वायसराय था, जो भारत में था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक लॉ मेंबर या विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दो बातें यहां पर ध्यान रखिएगा कि केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में एज ए मेंबर शामिल किया गया जो कि लंदन में थी, और एसपी सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लॉ मेंबर या विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और ध्यान रखिए, ये वही एसपी सिन्हा है जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया था। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आज कैसे बनता है। पहला, इस अधिनियम का नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। दूसरा नाम क्यों, क्योंकि इसको तैयार किया था लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मार्ले सचिव थे, भारत सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। मेन बात आती है किस कमेटी की सिफारिश पर यह अधिनियम बनाया गया, तो सर अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर। पारित कब हुआ, फरवरी 1909 में। और जो सबसे मेन चीज है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, गठन किस अधिनियम के द्वारा, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। और लास्ट में देख लीजिए कि भारतीयों को केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में शामिल किया गया किस अधिनियम द्वारा, 1909 भारतीय परिषद अधिनियम।
एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एज ए लॉ मेंबर शामिल किया गया, तो वो भी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये था आपका 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर अगला हमारा टॉपिक होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए इसको देखिए, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अब कोशिश हमारी होगी कि 2 अधिनियम एक साथ निपटा दिए जाएं, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बाय बाय, जय हिंद।